हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आप लोग से लास्ट वीडियो में यानी एरिस गॉड ऑफ वॉर की वीडियो में पूछा था क्या आप लोगों को ग्रीक पैंथियन के बारे में जानना है, ग्रीक गॉड्स के बारे में जानना है। तो उस पर आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया वाकई में मैं कहूँगा मैंने सोचा नहीं था कि मेरी उस वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए मैंने सोच लिया था फ़ौरन कि अब मैं अपने सारे जो भी काम कर रहा था यानी जो भी दूसरी वीडियोस बना रहा था उनको फ़ौरन वहीं पर रोक दिया जाए और सबसे पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा पूरे के पूरे ग्रीक पैंथियन के बारे में और बताऊंगा उनमें से कुछ खास गॉड्स की स्टोरीज़। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी ग्रीक पैंथियन चलता हुआ आया है उनकी ओरिजिन स्टोरी वगैरह सब कुछ बताऊंगा। फिर एक एक करके सारे जो मेन गॉड्स हैं, कुछ क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा ताकि आपको ग्रीक पैंथियन और उनकी मिथोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएँ। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत सारी जगहों से रिसर्च वगैरह करी है सारी इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए और उसके बाद जाके मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वक्त जो है आप हेडफोन्स लगाइए और सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमिक्स नहीं है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स होंगी जो कि मैं इंटरनेट से उठाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि वो पिक्चर जो हो मेरे वॉइस ओवर से रिलेटेड ना हो, क्योंकि ये एक स्टोरी है जो मैं आपको खुद से सुना रहा हूँ। ये कहीं पर लिखी भी नहीं है, कहीं पर बताई नहीं गई है, ये मैंने बहुत सारी जगहों से रिसर्च करके एक स्टोरी बनाई है। तो मैं आपको उसको सुनाऊँगा, तो आप सिर्फ इस वक्त हेडफोन्स लगाइए और मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। सो गाइस, चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर हम ग्रीक मिथोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 गॉड की एजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे पहली जो एज थी वो थी प्राइमोडियल एज, उसके बाद थी टाइटन एज और उसके बाद थी ओलंपियन एज। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा अपनी प्राइमोडियल एज से। और यहाँ पे शुरुआत होती है जब यूनिवर्स बनी थी तो इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली वॉइड था, सिर्फ डार्कनेस थी। और वहाँ पे सबसे पहले पैदा हुआ था केओस। मतलब केओस जो था कोई एंटिटी नहीं थी बल्कि उस खालीपन को ही वो केओस कहा गया था। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद केओस जब अकेला हो जाता है उसके बाद ही इस कॉस्मोस में जो है बहुत सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ जन्म लेती हैं। और ये कॉस्मिक एंटिटीज़ बेसिकली कोई पर्सन या कैरेक्टर नहीं थी बल्कि ये कॉन्सेप्ट्स है इस दुनिया के, इस स्पेस के। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हम इस पूरी स्टोरी के अंदर उनको बार बार देखेंगे वो है गाया, जिसको हम मदर अर्थ भी कहते हैं। मतलब अर्थ को जो है ग्रीक मिथोलॉजी में गाया कहा जाता है कि वो गाया ही थी जो कि अर्थ थी और उसी की वजह से अर्थ है। और मैं ये बताता चलूँ कि गाया जो है नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और गाया के साथ साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पैदा हुए जैसे कि टार्टरस मैं आपको बताता चलूँ कि ये अंडरग्राउंड एक हेल है। जैसे कि नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर हेल है जहाँ पे हेला रूल करती है, इसी तरह ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक टार्टरस है जो कि समझ लीजिए इनका जहन्नुम है, यानी इनका हेल है, इनकी मिथोलॉजी का हेल है। उसी के साथ ईरोस पैदा हुआ, एरेबस पैदा हुआ। एरेबस दरअसल जितनी भी डार्कनेस है इस दुनिया के अंदर उसको एरेबस कहा गया। और उसके साथ साथ निक्स जो कि इस दुनिया के अंदर जो अंधेरा और नाइट है उसको कहा गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी मैंने अपने कॉस्मिक नाम लिए भी जिसमें गाया, टार्टरस, ईरोस, एरेबस और निक्स, ये सब बेसिकली कोई कैरेक्टर्स नहीं थे, ये बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट थे इस वर्ल्ड के, इस स्पेस के। लेकिन बाद में जाके इन्होंने जो है कैरेक्टर की शक्ल ले ली, क्योंकि अगर यूनिवर्स को आगे बढ़ना है तो कोई कैरेक्टर्स तो आने पड़ेंगे ना। और इस तरह जो ये प्राइमोडियल गॉड्स थे इनमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर थी वो गाया थी। और गाया ने जो है खुद से ही बहुत सारे गॉड्स को पैदा किया था, जिसमें से टाइफोन, उरेनस, ओरिया, पॉन्थस, एथर और हेमेरा। और मैं बताता चलूँ कि गाया ने जो गॉड्स पैदा किए थे ये सब किसी न किसी चीज़ के गॉड्स थे। जैसे कि टाइफोन जो था वो गॉड्स ऑफ स्टॉर्म्स था, यूरेनस जो था वो गॉड्स ऑफ द स्काई था, ओरिया जो थी वो गॉड ऑफ द माउंटेन्स थी, पॉन्टेस जो था वो गॉड ऑफ द सी था, एथर जो थी वो थी गॉडेस ऑफ हेवन, हेमेरा जो थी वो थी गॉडेस ऑफ डे। तो इस तरह दिन, रात, जन्नत, दोज़ख, इन सब के कॉन्सेप्ट पैदा हुए और ये सब जो है गाया के ज़रिए ही पैदा हुए हैं, गाया ने ही इनको पैदा किया है। तो यहाँ पे हमारी जो है प्राइमोडियल गॉड्स की एज ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो पहले गॉड्स थे जो कि कहीं से नहीं एक वॉइड से निकले थे वो यहाँ पर आगे ख़त्म होती है। इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट एज आती है जो कि है टाइटन एज। और हमें पता है कि अगर इस यूनिवर्स को आगे बढ़ना है तो किसी ना किसी को आपस में शादी करनी पड़ेगी ताकि उनके बच्चे वगैरह हों। तो इस तरह गाया ने जो है अपने बेटे यूरेनस से शादी करी थी जो कि गॉड ऑफ द स्काई माना जाता था उस वक्त, जिसमें से उनके 12 टाइटन बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 6 लड़कियां थी और 6 लड़के थे। और उसके साथ साथ उन्होंने 3 साइक्लॉप्स और 3 हैकाट्रॉन्कीज भी पैदा किए।
साइक्लॉप्स दरअसल एक ऐसी क्रिएचर थी जिनकी एक आंख हुआ करती थी। आपने अगर ग्रीक मैथोलॉजी से पहले कोई मूवी वगैरह देखी है इससे रिलेटेड तो आपने उसमें देखा होगा ये कॉन्सेप्ट कि उनकी एक आंख होती है और वो बहुत जायंट अजीब अजीब से होते हैं। और इसी के साथ साथ हेकाट्रॉन्कीज ऐसे क्रिएचर्स थे जिनके 50-50 सर हुआ करते थे और 100 हाथ हुआ करते थे एक साथ। तो इनमें से जो 12 बच्चे थे उनके नाम हैं ओशेनियस, थेथिस, इयापेटस, कोयस, फोबे, क्रोनोस, रिया, थेमिस, मेमोनिसियन, हाइपेरियन, थिया, क्रियस। तो ये वो जो 12 टाइटन्स थे उनके नाम हैं, जिनमें से 6 लड़के और 6 लड़कियां थीं। लेकिन जो ओरेनस था, जो कि उस वक्त टाइटन्स का राजा हुआ करता था और सारे गॉड्स का राजा माना जाता था, उसको जो है अपने बच्चों में से साइक्लॉप्स और हेकाट्रॉन्कीस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मतलब उनका अपीयरेंस इतना अलग था इन बाकी गॉड से कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो उसने वो गॉड्स को जो है बैनिश कर दिया था यहाँ से। तो ये बात जो है गाया को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो भी उसी के बच्चे थे और वो दिल ही दिल में ये जलती रहती थी इस बात को देख देख के कि इसने कुछ बच्चों के साथ इतना अच्छा सलूक किया है और कुछ को बिल्कुल अलग कर दिया है। तो वो दिल ही दिल में सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई मेरा बेटा बड़ा होगा और इन सब का बदला लेगा यूरेनस से। लेकिन उसका कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा बहादुर नहीं था सिवाय एक के, जिसका नाम क्रोनोस था। और वो क्रोनोस जब बड़ा हुआ तो उसको ये सारी बातें पता चली और उसने अपनी माँ के साथ मिलकर जो है अपने बाप के खिलाफ आवाज़ उठाई। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक दिन यूरेनस सो रहा था तो क्रोनोस ने उसके मौके का फ़ायदा उठाया और अपने बाप को मार दिया। और इस तरह जब यूरेनस मरा तो उसके खून से जो है जायंट्स, निम्फ्स और फ्यूरीज बन गए। और हमें बाद में पता चला कि उसके कुछ पार्ट जो है समंदर में फेंक दिए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे गॉडेस एफ्रोडाइटी बन गई और वो पानी से बाहर आ गई। और मैं आपको बताता चलूँ कि गॉडेस एफ्रोडाइटी जो है ग्रीक मिथोलॉजी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी मानी जाती हैं। और हम इस तरह पता चलता है कि यूरेनस जो है वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन वो जाने के साथ साथ ये कह के ज़रूर जाता है कि देखना, तुमने जो मेरे साथ करा है तुम्हारे साथ फ्यूचर में तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही कुछ करेगा। और ये बात जो है हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि एक बेटे ने अपने बाप से गद्दारी करी और उसको मार दिया। और इस तरह जो था क्रोनोस अब वहाँ का राजा बन चुका था, मतलब नया गॉड्स ऑफ द गॉड्स वो बन चुका था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि गाया का प्लान था कि वो यूरेनस को ख़त्म करे और अपने भाइयों साइक्लॉप्स और हेकाट्रॉन्कीस को अपने साथ रखे। लेकिन जब क्रोनोस बादशाह बन गया तो उसके दिल में लालच आ गई। उसने सोचा कि मैं इस पूरी दुनिया पे, पूरी यूनिवर्स पे अकेला राज कर सकता हूँ। और उसने अपने भाइयों साइक्लॉप्स और हेकाट्रॉन्कीस को दोबारा टार्टरस में ही डाल दिया ताकि वो आराम से वहाँ पे रूल कर सके। क्योंकि हमें पता है कि साइक्लॉप्स और वो जो 3 भाई थे दूसरे, वो थोड़े इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। उनका अपीयरेंस अच्छा नहीं था लेकिन वो स्ट्रेंथ में इन गॉड से ज़्यादा ताकतवर थे। तो इसलिए उसने उनको दोबारा टार्टरस में डाल दिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेल जैसी जगह है और इन गॉड्स के लिए जो है एक तरह का यानी टॉर्चर होता है वहाँ पे। तो इसी तरह जो है क्रोनोस ने वहाँ पे उनको दोबारा डाल दिया और दोबारा रूल करना स्टार्ट कर दिया। और फिर वो जो दूसरे 12 टाइटन्स थे जो कि क्रोनोस के बहन भाई थे, उनमें से किसी और 2 ने भी साथ में शादी करी और उनका बेटा टाइटन एटलस पैदा हुआ। मैं टाइटन एटलस का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइटन एटलस जो है सारे टाइटन्स में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और आगे आगे आपको पता चलेगा कि मैंने इसके बारे में आपको क्यों बताया है। और इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टाइटन्स पैदा हुए हैं, जिसमें से एफीमीथियस और प्रोमीथियस थे, हीलियोस जो कि टाइटन ऑफ सन माना जाता था और लीटो जो कि टाइटन ऑफ मदरहुड मानी जाती थी। तो इस तरह यहाँ पे जो है हमारा टाइटन एज ख़त्म हो जाती है। मतलब हमें पता चला शुरू से कि यहाँ पे टाइटन एज के अंदर हुआ ये कि दरअसल क्रोनोस ने अपने बाप यूरेनस को मार दिया और उसने सारी चीज़ों पे दोबारा से रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अभी भी साइक्लॉप्स और हेकाट्रॉन्कीस को टार्टरस के अंदर ही कैद रखा। और अभी तक हमें पता चला कि उन 12 बहन भाइयों में से 2 और ने शादी करी और जिनके बच्चे एटलस, प्रोमीथियस और इपीमीथियस वगैरह पैदा हुए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड एज है वो यही एज है और सबसे आखिरी एज, जिसका नाम है ओलंपियन एज। इसी से आपको पता चलेगा कि ओलंपियन गॉड्स आए कैसे हैं, जिनको पूरी दुनिया आज ओलंपियन गॉड्स के नाम से जानती है। और हमें पता है कि टाइटन एज के 12 बहन भाई थे, जिसमें से 2 ने पहले शादी कर ली थी और उसके बच्चे एटलस वगैरह हुए थे। तो इस तरह हमें पता चलता है कि क्रोनोस जो कि उन्हीं टाइटन का भाई था, उसने अपनी बहन से शादी करी जिसका नाम रिया था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा खतरनाक है शादी से रिलेटेड वगैरह, तो आप इसको बिल्कुल भी जज नहीं करिएगा, इसको सिर्फ एक स्टोरी की तरह ही समझिएगा। और प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि इसको सिर्फ एक स्टोरी की तरह और मज़े लेने के लिए सुनिएगा। इसके अलावा इस पर कोई यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मिथोलॉजी है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि क्रोनोस ने रिया से शादी कर ली है और फिर उनके 6 बच्चे होते हैं, जिनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियाँ होती हैं। लेकिन क्योंकि क्रोनोस जो था वो डर चुका था, क्योंकि उसके बाप ने उससे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनमें से भी कोई ऐसा निकलेगा जो कि तुम्हारे रूल को ख़त्म करेगा और वो तुम्हारी जगह ले लेगा। तो इसलिए जो था क्रोनोस बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उसने इस डर का ये हल ये निकाला कि जब भी उसका कोई बच्चा पैदा होता था या कोई बेटी पैदा होती थी, वो उसको फ़ौरन ज़िंदा निकल जाता था ताकि वो कभी बड़ा ही ना हो सके और उसकी जगह ले सके। तो वो जो 6 बच्चे थे उनमें से नाम थे गॉडेस डिमिट्री, गॉड हेडीज, गॉडेस हेस्टिया, गॉड पोसाइडन, गॉडेस हेरा और गॉड ज़्यूस। ये वो 6 गॉड्स थे जो कि पैदा हुए थे क्रोनोस से।
तो हमें पता चलता है कि वो जो है पैदा होने के साथ साथ जितने भी उसके बच्चे पैदा होते हैं सबको खा जाता है। लेकिन इन बच्चों में सबसे छोटा जो था वो ज़्यूस था। और हमें पता चलता है कि जब ज़्यूस पैदा होता है तो उसकी माँ यानी रिया जो थी वो ज़्यूस को छुपा देती है गार के अंदर, और वो अपने हस्बैंड को जो है ट्रिक करती है और एक ब्लैंकेट के अंदर पत्थर बांध के दे देती है, जिसको वो बच्चा समझ के निकल जाता है। और वो समझता है कि उसके सारे बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, अब उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ज़्यूस को उसकी माँ रिया ने जो है एक गार के अंदर छुपा दिया था, जहाँ पर वो चुपचाप से बड़ा होता रहा और पलता रहा। और इस तरह में पता चलता है कि ज़्यूस जो है गार के अंदर बड़ा होता गया। लेकिन ज़्यूस के सब ये बातें पता थी कि उसके बाप ने उसके बेटों के साथ क्या किया क्या है, तो वो हर रोज़ यही सोचने में लग जाता था कि वो किस तरह अपने बाप को हराएगा। तो वहीं गारों के अंदर उसके बहुत सारे लोग मदद करने के लिए भी आए थे, क्योंकि वो सभी क्रोनोस के रूल से परेशान हो चुके थे। ये एक बहुत जालिम बादशाह बन चुका था। तो उन्होंने ज़्यूस को एक ऐसा पोर्शन लगा दिया जिसकी वजह से वो जो है उसने जितने भी बच्चे निकले हैं उनको वापसी वॉमिट कर देगा। तो ज़्यूस ने इस बात का फ़ायदा उठाया और एक दिन मौका देख के उसके महल में घुस गया और अपने बाप को वो पोर्शन पिला दिया। और जैसे उसने वो पोर्शन पिलाया तो क्रोनोस के जितने भी बच्चे उसने निकले थे वो सारे बच्चे वापसी वैसे के वैसे ही आ गए और बड़े होकर आए। तो यहाँ से हमें पता चला कि ज़्यूस ने जो अपने सारे बहन भाइयों को छुड़वा लिया, जिसमें हेरा, पोसाइडन, हेस्टिया, हेडीज, डिमीटर थी। और ज़्यूस ने जो है अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर अपने बाप के खिलाफ आवाज़ उठाई, यानी क्रोनोस के साथ आवाज़ उठाई और उसको टार्टरस में भेज दिया। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री एक बार दोबारा रिपीट हुई है, क्योंकि क्रोनोस ने अपने बाप के साथ ऐसा किया था तो अब ज़्यूस ने भी क्रोनोस के साथ ऐसा करा है। तो ये हिस्ट्री रिपीट हुई है। और यही मेन कॉन्सेप्ट ना एरिस गॉड ऑफ वॉर कॉमिक्स का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट बार बार देखा था। तो बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। ज़्यूस ने टार्टरस में तो भेज दिया था क्रोनोस को, लेकिन उसके साथ के जो टाइटन्स थे वो अभी भी उसके साथ थे, सिर्फ 2 टाइटन्स को छोड़ के, जिनका नाम ओशियानस और प्रोमेथियस था। इसके अलावा जितने भी टाइटन्स थे वो सब ज़्यूस के खिलाफ थे, क्योंकि वो थे तो असल में टाइटन्स ना और ये थे ओलंपियंस। तो इनके दिल में नफरत थी, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने राजा यानी क्रोनोस को टार्टरस से निकलवाएंगे। और इस तरह जो है वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सिविल वॉर छिड़ गई। और सिर्फ यही नहीं, ये जंग जो है तकरीबन पूरे 10 साल तक चलती रही है कि ज़्यूस और टाइटन्स के बीच में। लेकिन जब ज़्यूस इन टाइटन्स को हरा नहीं पा रहे थे और 10 साल गुजर चुके थे, तो ज़्यूस ने सोचा कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी और बड़ी मदद की ज़रूरत है। तो वो पहुंचे टार्टरस के अंदर, जहाँ पर उनके यानी कि भाई साइक्लॉप्स और हेकाट्रॉन्कीस को बहुत सालों से, सदियों से कैद किया गया था। वो वहाँ पहुँचते हैं और एक बहुत बड़े ड्रैगन को हराते हैं, और उस ड्रैगन को हराने के बाद साइक्लॉप्स और हेकाट्रॉन्कीस को छुड़वा देते हैं, क्योंकि ज़्यूस को पता था कि ये लोग जो हैं इन टाइटन से ज़्यादा ताकतवर हैं और उनको आराम से हरा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन साइक्लॉप्स ने जो है ज़्यूस को एक बोल्ट गिफ्ट किया, जो कि आज हम उनको जानते हैं उस बोल्ट के ज़रिए। वो बोल्ट जो था ज़्यूस का मेन वेपन था और वो उनको साइक्लॉप्स ने गिफ्ट किया था। और सिर्फ यही नहीं, उसी साइक्लॉप्स ने जो है पोसाइडन को उनका ट्राइडेंट दिया था, जिसकी वजह से हम उनको जानते हैं आज कि वो पानी के ऊपर रूल कर सकते हैं। और हेडीज़ को जो एक ऐसा हेलमेट दिया था कि वो चोरी छुपे कहीं भी चले जाए वो नज़र में नहीं आएगा। और इसके ज़रिए हेडीज़ ने जो है टाइटन्स के किलों में जाके उनके खुफिया राज चुराए, और इस तरह ज़्यूस ने अपनी ताकत इस्तेमाल करी बोल्ट की, और पोसाइडन ने अपने पानी की, और उन सब ने मिलकर आखिरकार इस 10 साल पुरानी जंग को ख़त्म किया और वो ये जंग जीत गए। और क्रोनोस जो था टार्टरस के अंदर अब सड़ रहा था। लेकिन जैसे ये जंग ख़त्म हुई तो हमें ये बात पता चली कि वो जो टाइटन एटलस था, जिसका मैंने जिक्र आपके साथ पहले किया था, उसने ही इस पूरी टीम को लीड किया था, इस पूरी टाइटन टीम को लीड किया था ज़्यूस के खिलाफ। तो ज़्यूस ने उसको सबसे ख़तरनाक सज़ा दी, क्योंकि बाकी के जो टाइटन्स हैं उनको टार्टरस भेज दिया गया, यानी हेल में भेज दिया गया। लेकिन एटलस को ज़्यूस ने सज़ा दी कि अब तुम सारी ज़िंदगी के लिए अपने कंधों पे जो इस पूरी यूनिवर्स का बोझ उठा के खड़े रहोगे। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, सिर्फ ग्रीक गॉड्स में नहीं बल्कि कहीं और जगह भी आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि एक गॉड एटलस है जो कि अपने शोल्डर्स पे पूरी यूनिवर्स का वजन उठाया हुआ है। तो ये सज़ा ज़्यूस ने दी थी एटलस को, और उसको वहीं पर जंजीरों से बांध दिया गया ताकि वो वहाँ से हिल ना सके। और इस तरह जब ये लोग जंग जीत चुके होते हैं और इस तरह ज़्यूस फैसला करते हैं कि वो अब गॉड ऑफ द स्काई बनेंगे और इनके स्काई फादर रहेंगे, तो इसलिए वो माउंट ओलंपस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और तभी से उन लोगों का नाम पड़ता है ओलंपियन गॉड्स। और इस तरह पोसाइडन के पास ट्राइडेंट होता है, तो वो फैसला करता है कि वो इस दुनिया में जितने भी समंदर है उनके ऊपर राज करेगा। और हेडीज़ को जो है वो लोग बोलते हैं कि तुम जाके अंडरवर्ल्ड के ऊपर राज करो, मतलब टार्टरस वगैरह अंडरवर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसके कब्जे में होंगी। तो यहाँ से ये तीनों भाई जो हैं अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं, और इस तरह ज़्यूस जो है किंग ऑफ द किंग बन जाते हैं। और यहाँ से हमारा ओलंपियन गॉड्स की जो है राइज शुरू होता है। और इस तरह ज़्यूस ने जो है सबसे पहले जो शादी करी थी वो एक टाइटन औरत से करी थी जिसका नाम गॉडेस मेटिस था, और वो उसे शादी कर भी लेते हैं। लेकिन उनको बाद में ये पता चलता है कि उनके भी कुछ ओरेकल्स जो होते हैं उनको बताते हैं ये प्रोफेसी कि ज़्यूस आपकी भी जो पहली बेटी होगी या बेटा होगा या कोई भी बच्चा होगा वो भी कोशिश करेगा आपसे आपका तख्त लेने के लिए, और वो भी आपके साथ वैसे ही करेगा जैसे आपने अपने बाप के साथ करा है और उससे पहले उन्होंने अपने बाप के साथ करा है। तो मतलब ये साइकिल चलता रहेगा। तो ज़्यूस को भी इस बात का डर था, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ही स्वेलो कर लिया, यानी अपनी वाइफ को ज़िंदा निकल गए।
अब मैं ये आपको नहीं बता सकता हूँ कि सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सिर्फ एक मिथोलॉजी है। तो मैं आपको अभी भी कहूँगा कि बस आप सुनते रहिए और ये इसको एक स्टोरी की तरह एंजॉय कीजिए। तो ज़्यूस ने अपनी वाइफ को जो है सैलो कर लिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी वाइफ जो थी उस वक्त माँ बनने वाली थी, और इस तरह उनके काफ़ी टाइम तक सर में दर्द रहने लगा। लेकिन अभी ये बात से हम छोड़ देते हैं और एक अगली बात की तरफ चलते हैं। वो ये है कि इसके बाद ज़्यूस, इस सब टाइम के बीच में ज़्यूस ने जो है अपनी दूसरी बीवी यानी कि अपनी बहन हेरा से शादी करी, जो कि उन्हीं 6 बच्चों में से थी जो कि क्रोनोस के बच्चे थे। तो ज़्यूस ने अपनी बहन हेरा से ही शादी कर ली। तो इस तरह उनकी उस बीवी हेरा से जो है मेन 2 बच्चे जो पैदा हुए वो थे हेफेस्टियस, जो कि गॉड्स का सुमित माना जाता है। मतलब जितने भी वेपन्स वगैरह उनकी जगह पे बनते हैं, ज़्यूस के जो बोल्ट वगैरह बनते हैं वो हेफेस्टियस बनाता है। और दूसरा बेटा जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर बेटा होगा मैं आपसे कहूँ, वो था एरीज, द गॉड ऑफ वॉर। और मुझे इसके बारे में कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है आपसे। तो इस तरह ये 2 गॉड जो हैं हेरा से पैदा हुए। लेकिन ज़्यूस ने सिर्फ 2 शादियाँ नहीं करी, ज़्यूस ने बहुत सारी शादियाँ करी थी। और उनमें से जो मेन गॉड्स थे वो थे डायनोसियस, हर्मीस, अपोलो, आर्टिमिस। और ये वो बच्चे हैं जो कि ज़्यूस ने गॉड से बच्चे पैदा किए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो ज़्यूस ने अपने रूप बदल के मॉडल्स के बीच में गए और उनकी बीवियों से बच्चे पैदा करवाए, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो वो हेरकुलिस है, थीसियस है और पर्सियस है। ये वो बच्चे हैं जो कि जिनको डेमी गॉड्स कहा जाता है, मतलब जो आधे गॉड्स और आधे मॉडल होते हैं, यानी कि इंसान होते हैं। तो इस तरह काफ़ी साल गुजर गए और ज़्यूस के एक दिन एक जंग में बहुत ज़बरदस्त सर में दर्द शुरू हो गया। तो ज़्यूस से वो सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे हेफेस्टियस से कहा कि तुम एक एक्स लो और मेरा सर काट दो। और हेफेस्टियस ने एक अच्छा बेटा होने के नाते अपने बाप की बात मानी और अपने बाप का सर उड़ा दिया। लेकिन जब उनका सर उड़ाया गया तो पता चला कि उनके सर के अंदर से एक पूरी की पूरी गॉडेस निकली, जिसका नाम गॉडेस अथीना था। और वो अपने फुल बैटल आर्मर के अंदर निकली और एक बड़ी बच्ची की तरह निकली, ना कि एक छोटी बच्ची की तरह। तो हमें पता चला कि जो कि गॉड ज़्यूस ने बहुत साल पहले अपनी बीवी को स्वैलो कर लिया था और जो वो माँ बनने वाली थी, तो ये वही बच्ची है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन गॉडेस अथीना का जो ओरिजिन है वो यही है कि वो ज़्यूस के सर के अंदर से निकली हैं और वो पैदा होते ही बड़ी थी। और वो थी गॉडेस ऑफ विजडम और स्ट्रेटजी, मतलब जंग के दरमियान जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह होती हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त गॉडेस अथीना मानी जाने लगी। और वो अपने फादर के साथ खड़ी हुई, ना कि उनके खिलाफ। और इस तरह जो हेडीज़ गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड था, उसके एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम परसेफनी था। और उसको पता चला कि ये बेटी जो है उसी की बहन डिमीट्रियस की बेटी है। और डिमीट्रियस जो है वो गॉडेस ऑफ फार्मिंग मानी जाती थी, मतलब इस दुनिया में जितनी भी खेती बाड़ी वगैरह होती है उसकी जिम्मेदार वो थी। लेकिन जब डिमीट्रियस को पता चला कि उसकी बेटी जो है हेडीज़ के कब्ज़े में है, उसने उसको किडनैप कर लिया है, तो उसने जो है इस बात का शोक मनाया और वो पूरे 1 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकली और सिर्फ सोती रही, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया के ऊपर जितनी भी फसल थी वो सब ख़राब हो गई थी, बंजर हो गई थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये बात ज़्यूस को पता चली तो उन्होंने बोला कि तुम ये सब करना बंद कर दो। लेकिन डिमीट्रियस ने बोला कि जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आएगी मैं ऐसा ही करूँगी और मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करूँगी जब तक मेरी बेटी मेरे पास वापसी नहीं आएगी। तो ज़्यूस ने फैसला सुनाया कि इस दुनिया के 3 महीने जो हैं वो परसेफनी हेडीज़ के पास रहेगी और बाकी का टाइम जो अपनी माँ के साथ रहेगी। और ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक यही एक वजह है कि इस दुनिया में विंटर्स क्यों आते हैं, मतलब विंटर्स आने की यही वजह है कि विंटर्स की टाइमिंग कम होती है, क्योंकि उस वक्त गॉडेस डिमिट्री जो है वो सो रही होती है, वो शोक बना रही होती है अपनी बेटी का। तो इसी वजह से जो है इस दुनिया में खेती बाड़ी वगैरह सर्दी के मौसम में नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था विंटर से रिलेटेड ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। तो चलिए यहाँ से तो मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में बता दिया, लेकिन अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में बताता हूँ और गॉडेसेस के बारे में बताता हूँ। तो एक गॉड जो कि हेफेस्टस के नाम से जाना जाता था, जो कि गॉड ज़्यूस और गॉडेस हेरा का बेटा था। ये गॉड ऑफ फॉर्ज माना जाता था, मतलब जितनी भी चीज़ें वहाँ पे बनती थी ओलंपस के अंदर, जितनी भी वेपन्स और चीज़ें वगैरह बनती थी, शील्ड्स वगैरह, वो सब यही बनाता था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन सब में जो था ये सबसे ज़्यादा अगलीस्ट था, मतलब सबसे ज़्यादा बदसूरत ये था। लेकिन उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इसकी जो वाइफ थी वो एफ्रोडाइटी थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो समुद्र में से बनी थी। और ये उस वक्त की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा हसीन कोई लड़की नहीं थी उस वक्त। तो ये बात काफ़ी अजीब है सुनने में कि जो सबसे ज़्यादा अगली है उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत वाइफ मिली। एरीज गॉड ऑफ वॉर के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ज़्यूस और हेरा का सगा बेटा था और ये गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना गया, क्योंकि इसके दिल में जो थी हमेशा से जंग के लिए प्यार था। वो जंग के आगे किसी को नहीं देखता था, उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ जंग ही थी। और एरीज ने जो है एफ्रोडाइटी के साथ बहुत ज़्यादा चक्कर भी चलाए हैं, और उन्हीं चक्कर का नतीजा जो था उसका बेटा फोबोस और डेमियोस था, जो कि हमने एरीज गॉड ऑफ वॉर की सीरीज़ में देखा था। लेकिन हमें वहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको मिथियोलॉजी से बता रहा हूँ डायरेक्टली। इसके अलावा ज़्यूस के काफ़ी ज़्यादा बेटे थे, जिसमें से अपोलो जो कि गॉड ऑफ सन माना जाता था, और उसके पास पावर थी आग की, और गॉडेस आर्टेमिस थी जो कि अपने बो और एरो के साथ काफ़ी ज़्यादा मशहूर मानी जाती है। और उसी की वजह से बो और एरो के जो लोग हैं वो गॉडेस आर्टेमिस को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इसमें से एक और गॉड हर्मीस, जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये गॉड जो था बहुत तेज़ ट्रैवल कर सकता था, स्पीड ऑफ लाइट की तरह, और ये गॉड्स का मैसेंजर था। लेकिन ये गॉड्स को ट्रिकस्टर और प्रैंकस्टर भी कहा जाता था, क्योंकि ये अपने फेलो गॉड्स के साथ जो है प्रैंक वगैरह किया करता था और उनको हमेशा तंग किया करता था।
हेरकुलिस, जो कि इन मैं गॉड में समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो आधा गॉड था और आधा मॉर्टल, यानी उसके फादर जो थे ज़्यूस थे लेकिन उसकी मदर एक मॉर्टल थी, और ये जो था डेमी गॉड कहलाया। लेकिन इसके पास फिर भी इतनी ज़्यादा ताकत थी कि ये इन गॉड्स को मुकाबला दे सकता था। लेकिन उन गॉड्स ने कभी भी हेरकुलिस को जो है अपने जैसा अपना भाई नहीं समझा, लेकिन फिर भी हेरकुलिस ने हमेशा से ये प्रूव करने में अपनी पूरी कोशिश करी। और ये यही नहीं, उसकी स्टेप मदर हेरा, जो कि एरिस की माँ थी, वो उसको हमेशा से हेरकुलिस से जलन थी। और जब हेरकुलिस पैदा ही हुआ था तो उसकी माँ ने उसको मारने के लिए 2 सांप भेजे थे, जिसको हेरकुलिस ने जो है पकड़ के अपने हाथों से गला घोट दिया था जब वो बच्चा ही था एक। तो वहीं से उसको अंदाज़ा हो गया था हेरा को कि हेरकुलिस के पास जो पावर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद से हेरा ने जो है हेरकुलिस का पीछा लेना शुरू कर दिया और आज तक वो उसका पीछा लेती रहती है। उसी ने हेरकुलिस को ट्रिक करा था कि हेरकुलिस के दिमाग में उसने कुछ ऐसा डाल दिया था कि हेरकुलिस ने अपनी ही बीवी और बच्चों को मार दिया था, और इसका अफसोस को अपनी पूरी ज़िंदगी था। और उसी की वजह से वो अपने 12 लेबर्स के ऊपर निकला था, जिससे वो प्रूव कर सके कि वो एक हीरो है। जो कि मैं आपको आगे जाके अगर हम हेरकुलिस के कॉमिक्स शेयर करूँगा तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बात बार पता चलता रहेगा। तो हेरकुलिस को जो है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ और गॉड ऑफ पावर भी कहा जाता था। तो हमने गॉड और गॉडेसेस की तो बहुत ज़्यादा बात कर ली, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर बहुत खतरनाक क्रिएचर्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हैं, और हम इनको दूसरे मीडियम्स में आते हुए भी देख सकते हैं। दूसरी मूवीज़ में हमने इन क्रिएचर्स को बहुत ज़्यादा देखा है। तो उसमें सबसे पहले जो मॉन्स्टर है जिसका नाम है हाइड्रा, ये एक ऐसा सांप था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था और उसकी 3 गर्दनें थी। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि अगर ये अपनी एक भी फूंक किसी और के ऊपर मार दे तो वो आदमी वहीं पिघल के ख़त्म हो जाता था। और सिर्फ यही नहीं, अगर उसकी एक गर्दन काट दी जाए तो उसकी जगह 2 और गर्दन ले लिया करती थी। मुझे पता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सुन के मार्वल का जो हाइड्रा है उसकी याद आ गई होगी, क्योंकि मार्वल का हाइड्रा जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड किया गया था, वो ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड किया गया था। और उसके साथ साथ एक क्रिएचर था जिसका नाम शिमेरा था, जिसकी शक्ल जो थी टाइगर की थी, और उसकी कमर के ऊपर एक गोड थी और उसकी दुम पे एक सांप था। मेरा मतलब वाई नॉट, ये ग्रीक मिथोलॉजी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ एक और क्रिएचर था जिसका नाम सेरिबस था, जो कि हेडीज़ का क्रिएचर था और उसके 3 मुंह हुआ करते थे। ये क्रिएचर आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। हैरी पॉटर के हमने फर्स्ट पार्ट में एक क्रिएचर देखा था जो कि गेट को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका चौकीदार था। तो ये वही डॉग है सेरिबस, और हेडीज़ के लिए भी कुछ ये ऐसा ही काम करता है। मतलब टार्टरस के जो दरवाजे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेरिबस वहाँ हमेशा खड़ा रहता है। फिर एक क्रिएचर आता है जिसका नाम मिनीचौर था, और इसकी खास बात ये थी कि इसकी शक्ल बुल की थी और नीचे से आधा इंसान था। और इसको जो मारने वाला था वो था गॉड थीसियस, जो कि एक डेमी गॉड था। इन सारे क्रिएचर्स की बात तो हो गई, लेकिन मेरी फेवरेट जो क्रिएचर है और जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है वो है मेड्यूसा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने इसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं या देखा ज़रूर होगा। ये एक ऐसी औरत है जिसके बाल जो हैं पूरे सांप से बने हुए हैं, उसके बालों की जगह उसके सांप हैं, उसकी खाल पूरी जो है सांप जैसी हो गई है और वो ग्रीन कलर की है, और उसको जो कोई भी देखता है वो पत्थर का बन जाता है। मुझे पता है कि आपने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। तो इसकी ओरिजिन स्टोरी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो कुछ इस तरह है कि एक लड़की थी मेड्यूसा जिसका नाम था, वो एक नॉर्मल लड़की थी और वो हद से ज़्यादा हसीन लड़की हुआ करती थी। मतलब ग्रीक पैंथियन के अंदर जो थी एफरोडाइटी सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती थी। लेकिन जब मेड्यूसा लोगों के सामने आई तो लोगों ने गॉडेस एफरोडाइटी और अथीना जैसी गॉडेस को मानना छोड़ दिया और वो उसको देखने के लिए मरा करते थे। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी मेड्यूसा। और सबसे ख़ास बात यह है कि मेड्यूसा तो जो थी गॉडेस अथीना को मानने वाली थी, मतलब उनके टेंपल में काम किया करती थी और उनको अपनी गॉडेस मानती थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग गॉडेस अथीना को मानते हैं उनके लिए अथीना ने एक शर्त रखी है कि उनका प्योर होना लाजमी है, उनको किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं करना है, क्योंकि गॉडेस अथीना भी एक प्योर गॉडेस थी। तो इसलिए उनके जो मानने वाले थे उनके लिए भी यही शर्त थी। लेकिन सारा मसला तब पैदा हुआ जब इस लड़की मेड्यूसा के ऊपर पोसाइडन की नज़र पड़ गई, जो कि गॉड ऑफ वाटर माना जाता है, जो कि समंदर के ऊपर रूल करता है। और उसने देखते ही ये बोल दिया था कि ये गॉडेस मेरी है और किसी की नहीं। लेकिन हमें पता है कि वो गॉडेस अथीना की मानने वाली थी, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकती थी। लेकिन ये बात जो थी पोसाइडन को नहीं पता थी और उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी कर जाए वो मेड्यूसा को हासिल करके रहेगा। तो इसलिए एक दिन उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और मेड्यूसा जो है भागती भागती मदद के लिए अथीना के टेंपल में पहुंची और उसने गॉडेस अथीना को बुलाया। लेकिन गॉडेस अथीना वहाँ पे नहीं आई, क्योंकि गॉडेस अथीना एक तरह से उसे जेलस भी थी, क्योंकि लोग अब अथीना से ज़्यादा मेड्यूसा को मानने लग गए थे, उसकी खूबसूरती को मानने लग गए थे। तो इस तरह जो है उस बेचारी लड़की यानी मेड्यूसा के साथ पोसाइडन ने ज़बरदस्ती कर दी। और इस तरह जब वो वहाँ पे पड़ी हुई थी तो वहाँ पे गॉडेस अथीना आती हैं और वो ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि एक तो मेड्यूसा ने उनकी शर्त तोड़ी और उसके अलावा वो उनके टेंपल के अंदर ही थी। तो ये देख के उन्होंने जो है मेड्यूसा को एक कर्ज दिया और कहा कि जो तुम्हारी खूबसूरती है वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी, वो खूबसूरती तुम्हारी सबसे ज़्यादा बदसूरती बन जाएगी, और तुम्हारे बाल जिसके लोग चर्चा किया करते हैं वो अब से सांप होंगे, और जो लोग तुम्हें देखने के लिए मरते थे अब अगर वो तुम्हें देखेंगे तो वो देख के पत्थर के बन जाएंगे। तो इस तरह मेड्यूसा को जो एक श्राप दिया गया गॉडेस अथीना ने।
और जिसके ज़रिए वो सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़बरदस्त और मशहूर मॉन्स्टर बन गए ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने मेडूसा को देखने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन उसकी गार में जो भी उससे लड़ने के लिए जाता वो पत्थर का बन जाता और कभी वापसी नहीं आता। लेकिन एक गॉड पर्सियस, जिसको ये टास्क दिया गया था, जो कि एक डेमी गॉड था हरक्यूलिस की तरह ही, कि तुम्हें मेडूसा को मारना है, वो मेडूसा को मारने में कामयाब हो गया था। उसने मेडूसा का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन जब मेडूसा का धड़ पड़ा हुआ होता है तो उसके खून से, उसके बॉडी से एक नई चीज़ पैदा होती है, और उस चीज़ का नाम था पेगासस। आपका ये नाम सुन के भी काफ़ी ज़्यादा कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि ये नाम आपने बहुत सारी जगह छोड़ा होगा। तो पेगासस एक ऐसी क्रिएचर का नाम था जो बेसिकली एक हॉर्स था वाइट कलर का, जिसके विंग्स थे, जिसको बाद में हेरक्यूलिस और पर्सियस दोनों ने इस्तेमाल करा है अपने सवारी के लिए। तो ये था मेडूसा का ओरिजिन, और इसके साथ साथ पेगासस का ओरिजिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया। सो गाइज, यहाँ पर तकरीबन मैं पूरा ग्रीक पैंथियन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उनका ओरिजिन, उनकी हर चीज़ तकरीबन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह उन्होंने अपने बापों को मारा और वो ये रेस आगे बढ़ती गई। और 3 जो मेन गॉड की रेसेस थी, यानी प्राइमोर्डियल गॉड, टाइटन गॉड्स और ओलंपियन गॉड्स, ये तीनों मैंने आपके साथ शेयर करी। और साथ में कुछ हीरोज़ जैसे हरक्यूलिस, एरीज, हेफेस्टियस वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बताया, और कुछ क्रिएचर जैसे सेरेबस, हाइड्रा, मेडूसा और पेगासस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे ग्रीक मैथोलॉजी के रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। और मुझे पता है कि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो आप यानी सुन सकते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इनको सिर्फ आप सुनिए और एक स्टोरी की तरह एंजॉय कीजिए, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी की स्टोरी ही ऐसी है जिसको हर कोई जो है अपनी मूवीज़ में लाने की कोशिश करता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो पोसाइडन का ट्राइडन है, उसका कॉन्सेप्ट हमने बहुत सारी जगह देखा है, यानी कि एक्वामैन में देखा, हमने नेमोर के अंदर देखा जो कि मार्वल का है। इनका सबका कॉन्सेप्ट यही है। हरक्यूलिस को भी हमने देखा कि वो डीसी के अंदर भी है, मार्वल के अंदर भी है। एरीज और ज़्यूस को भी हमने देखा कि वो डीसी के अंदर भी है, मार्वल के अंदर भी है। तो आप ये मुझसे पूछेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अगर मार्वल के अंदर है और डीसी वही कैरेक्टर यूज़ कर रहा है तो उस पर तो कॉपीराइट लगना चाहिए या उसके खिलाफ कोई काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यूस, इससे रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हरक्यूलिस, एरीज वगैरह, इनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपना एरीज बना सकते हैं। मतलब इसके कॉपीराइट जो है कोई भी ओन नहीं करता है। ये एक मिथियोलॉजी है, जो चाहे इसके बारे में कुछ भी बता सकता है। तो इसलिए हर कंपनी जो है इन गॉड्स को अपने मीडियम के अंदर इस्तेमाल करती है और उनके ऊपर कोई केस नहीं होता है। तो आई होप कि आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में करके आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके दिल में अभी भी कोई क्वेश्चन है इस मिथोलॉजी के मुताबिक तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सो गाइस, जाते जाते मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।